नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज की क्लास में हम समुद्र विज्ञान का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, महासागरीय निक्षेप। तो इस महासागरीय निक्षेप के अंदर किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चर्चा करते हैं इनकी। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो यानी कि कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन्हें हमें मैच करना है कि किस तरीके से मैच कर सकते हैं। तो जैसे पहला दिया है ऊज, रेड, टेक्टाइट्स। तो टेक्टाइट्स की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके ब्रह्मांडी गतिविधियों से, यानी कि वायुमंडलीय ब्रह्मांड में एक तरीके से जो छोटे छोटे कण या पिंड होते हैं उनको टेक्टाइट्स के नाम से पढ़ लेते हैं। ऊज जो है ये एक तरीके का जैविक डिपॉजिट होता है, ये आपका अजैविक होता है। जो कीचड़ है, मड है, वो भी एक अजैविक होता है, ज्वालामुखी से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो डी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। तो मड आपका ज्वालामुखी क्रिया से, यानी कि मड को यहाँ पर पंख के नाम से जाना जाता है। तो पंख का संबंध आपका जो है वो ज्वालामुखी क्रियाओं से नहीं, यानी कि ये एक प्रकार के अजैविक निक्षेप होते हैं। तो ये दो तरीके से हम डिवाइड करते हैं, पूरे डिपॉजिट्स को दो फॉर्म में डिवाइड करेंगे। पहले कहलाते हैं आपके अबायोटिक डिपॉजिट और दूसरे कहलाते हैं आपके बायोटिक डिपॉजिट, यानी कि जैविक निक्षेप और अजैविक निक्षेप। इसमें आपके ग्रेवल्स हैं, सैंड हैं, सिल्ट हैं, क्ले हैं, ये सारे निक्षेप आते हैं। इसके अंदर हम देखेंगे। और मड सबसे इंपॉर्टेंट आता है, मड। मड यानी कि पंख। मड किसी के लिए भी शब्द यूज कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जब मड के साथ ग्रीन मड आएगा, रेड मड आएगा, ब्लू मड आएगा, तो ये इनसे पूरा डिफरेंट रहेगा। तो ये सारे के सारे जो डिपॉजिट रहेंगे ये कैसे रहेंगे, अबायोटिक रहेंगे। जैविक निक्षेप में कुछ नरेटिक होते हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो प्लेजिक होते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपसे प्लेजिक मटेरियल्स के ऊपर पूछा जाएगा। प्लेजिक मटेरियल में आपको ऊज मिलते हैं। ऊज आपको दो तरीके से मिलते हैं, एक कैल्शियम प्रधान यूज और दूसरा आपका सिलिका प्रधान यूज। ऐसे ऊज, ऐसे प्लेजिक मटेरियल जो सिलिका प्रधान है उनको सिलिका ऊज बोला जाता है, और जो कैल्शियम प्रधान है उनको कैल्शियम ऊज बोला जाता है। इसमें आपका टेरापोड आता है और इसमें ग्लोबी जरीना आता है। और इसके अंदर देखेंगे तो इसमें दो शब्द याद रखने, एक डाइटम और एक रेडियोलेरियन। तो इसको डी आर से याद रखना हमेशा। तो डी आर आपका एक साथ रहेगा और ये पी और जी, तो पीजी आपका एक साथ रहेगा। तो ये कभी भी कंफ्यूज नहीं होने देगा आपको। बेस्ड ऑफ द मैरिज क्लासिफिकेशन ऑफ मड, ब्लू मड, ब्लैक कलर। कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो ब्लू मड है, यानी कि जो नीला पंख है, तो इस नीले पंख का जो कलर है वो ब्लू ब्लैक क्यों होता है, यानी कि वो ब्लू कलर क्यों होता है। तो ब्लू पंख को ब्लू पंख क्यों कहा जाता है, तो उसका आंसर होता है, तो इसमें प्रधानता होती है आयरन सल्फाइड। तो आयरन सल्फाइड की प्रधानता के कारण ये कैसा है, रेड कलर में, सॉरी ब्लू कलर में दिखाई देता है। जैसे आप देखेंगे कि जो रेड कलर है, तो रेड कलर के रेड होने का कारण होता है यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड, यानी कि आयरन ऑक्साइड। और यहाँ पर जो होता है वो आपका आयरन सल्फाइड के कारण, ये मत याद रखना, आयरन सल्फाइड याद रखना। और जो ग्रीन कलर होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है। किसके कारण होता है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है। अगला है प्लेजिक डिपॉजिट आर ड्राइव्स फॉर्म। तो प्लेजिक मैंने दो तरीके से डिवाइड किया, एक होता है आपका जैविक और एक होते, इधर हमने अजैविक लिखा था तो इधर हमने जैविक लिखा था। तो जैविक में आपके दो आते हैं, एक नरेटिक और एक आपका प्लेजिक। एक नरेटिक मटेरियल, दूसरे प्लेजिक मटेरियल। तो ये प्लेजिक पूछ रहा है, तो प्लेजिक का संबंध किससे होगा, शैवाल से, क्योंकि शैवाल यहाँ पर क्या है, तो ज्वालामुखी जैविक नहीं है, ये भी जैविक नहीं है, ये भी जैविक नहीं है। तो ज्वालामुखी जो यहाँ पर आपको मिलेगा वो किसका पार्ट है एक तरीके से, तो ये जैविक का पार्ट मिलेगा। तो आपको शैवाल की डेथ होने से क्या बनते हैं, आपके प्लेजिक का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ लिखा हुआ विभिन्न प्रकार के शैवालों के अवशेष से प्लेजिक का फॉर्मेशन होता है। प्लेजिक दो प्रकार के होंगे, एक आपका कैल्शियम प्रधान होता है और दूसरा आपका सिलिका प्रधान होता है। इसमें टेरापोड आएगा, ग्लोबिगेरियन आएगा। तो टेरापोड में 80% कैल्शियम होता है और ग्लोबिगेरियन में 64% कैल्शियम होता है। डाइटम्स होते हैं, जो बहुत ही छोटे मेराइन प्लांट्स हैं उनसे डाइटम्स बनते हैं। और जो रेडियोलेरियन डाइटम्स या फॉर्मेनिफेरिक अवशेष होते हैं उनसे रेडियोलेरियन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सिलिका में सेली एलिमेंट्स। तो अभी आपको मैं बता चुका था कि ये दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक सिलिका प्रधान होते हैं और एक चूना प्रधान होते हैं। तो सिलिका में आपके डी आर आएगा, डाइटम्स और रेडियोलेरियन आएगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो डाइटम्स दिया हुआ है आपका ऑप्शन में,
तो डाइटम आ जाएगा, डाइटम के साथ डी आ गया तो डी के साथ आर भी आएगा, यानी कि रेडियो लेरियन आएगा। तो बी और डी आपका सही आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल टॉपिक होता है ये, बिल्कुल सिंपल टॉपिक होता है, कुछ भी इसके अंदर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। द मोस्ट एक्सटेंसिव ओशनिक मड डिपॉजिट, तो ज्यादातर जो महासागरी मड मिलते हैं, ओशनिक डिपॉजिट मिलता है, वो आपको ग्लोबिस के रूप में मिलता है। तो ग्लोबिस और टेरापोड, देखो मैंने डी आर और पीजी के बारे में बताया था, पीजी को, तो टेरापोड और ग्लोबिरेरिना, तो टेरापोड और ग्लोबिरेरिना हमेशा एक साथ रहेगा और डाइटम्स और रेडियोलेरियन हमेशा एक साथ रहेंगे। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार के महासागरी निक्षेप महासागरी तलों में सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत होते हैं? तो सबसे ज्यादा हमें देखा कि ग्लेबोगेरियन में पाया जा रहा है, तो ग्लेबोगेरिना अगर सबसे ज्यादा पाया जा रहा है तो वो कैसा है कि जैविक निक्षेप है। तो ज्यादातर जो निक्षेप मिलता है वो आपको जैविक डिपॉजिट ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कहेंगे कि जैविक के अंदर आपका नरेटिक है, प्लेजिक है, फिर सिल्का में है, फिर कलकेरियस, तो काफी ज्यादा डिवाइडेशन आपको जैविक पदार्थों का मिलता है। अगला आता है विच ऑफ द फ्लोइंग डिपॉजिट इज फाउंड एट द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन, तो महासागर में सबसे गहराई में पाए जाने वाले निक्षेप कौन से हैं? तो रेड, डाइटम्स, लाल पंख और हरा पंख। तो आप इसमें डाइटम आंसर लगा सकते हैं क्योंकि ये पेलेजिक है, जो गहराई में पाए जाते हैं पेलेजिक मटेरियल पाए जाते हैं, इनको अगाध पदार्थ भी बोला जाता है। अगाध का मतलब होता है यहाँ पर डीप सी, तो अगाध का मतलब बेटा क्या होता है? डीप सी। तो जो डीप सी में मिलेंगे वो आपको प्लेजिक मिलेंगे। प्लेजिक का उदाहरण क्या हमारे पास? डाइटम्स है। लाल मृतिका मृतिकाओं में सर्वाधिक गहराई में पाया जाता है, इसमें ऑप्शंस कुछ अलग प्रकार से दिया हुआ, ये मुझे लग रहा है कि गड़बड़ हो रहा है। नेरेटिक प्लेजिक में क्या होगा इसका? 1 मिनट में इसको देख के क्लियर कर रहा हूँ। इसमें आप लाल मड ही कर लेना, ये इसमें रेड मड ही करना आप इसका आंसर। तो इसका आंसर आप लोग चेंज कर लेना, ये कंफ्यूजन में जल्दी जल्दी में हो गया। तो रेड मड याद रखना कि ये ज्यादा नहीं पूछा जा रहा है कि ज्यादा जो पाए जाते हैं वो जैविक पाए जाते हैं, ये डीप में पूछ रहा है कि विच ऑफ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन, तो वो रेड मड याद रख लेना। ठीक है, अगला, इन महासागरी निक्षेपों में ग्लोबिस निक्षेप है। तो ग्लोबिस क्या है? एक प्रकार का आपका जैविक निक्षेप है, तो बी आंसर आ जाएगा। तो ग्लोबिस क्या है? एक प्रकार का आपका जैविक निक्षेप मिलता है। क्लियर हो गया यहां तक? अगला क्वेश्चन क्या है? तो एक हो गया आपका अबायोटिक और ये हो गया बायोटिक, नरेटिक, पेलेजिक, और इसमें आप देखेंगे तो ये चूना प्रधान में दिया हुआ है आपका ग्लोबिस। तो ग्लोबिस क्या है? एक कैल्शियम प्रधान निक्षेप है, और कैल्शियम में क्या है? ये एक पेलेजिक है, और पेलेजिक में क्या है? कि जैविक है। तो ये किसी भी प्रकार के लिंक से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द टेरिजिनियस डिपॉजिट फ्रॉम द कोस्ट टूवर्ड द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन? तो यानी कि ये आपसे पूछ रहा है कि किसी भी समुद्र के तट से अगर आप समुद्र के डीप पार्ट में जाते हैं तो इनका सिक्वेंस क्या मिलेगा? तो सबसे पहले जो मिलेगा बेटा आपको वो मिलता सैंड। तो सबसे जो मोटे पदार्थ होते हैं तो सबसे पहले समुद्र में जाते हैं, तो यहाँ पर बालू मिलेगा जिसको क्या कहा जाता है? सैंड। तो सबसे पहले आपको सैंड मिलेगा। सैंड के बाद अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले पर क्या हो गया आपका? सैंड हो गया, रेत लिख सकते हो इसको या बालू कह सकते हो। सैंड के बाद जो मिलता है वो आपको सिल्ट मिलता है, थोड़ा सा इससे जो बारीक हो जाता है वो आपका दूसरा पार्ट कहलाता है, जिसको क्या कहा जाता है? सिल्ट कहा जाता है। और सिल्ट के बाद जो मिलता है वो आपका क्ले पदार्थ कहलाता है, यानी कि जो बिल्कुल बारीक पदार्थ मिलेगा वो आपका क्या कहलाएगा? क्ले। और क्ले के बाद जो डिपोजिशन मिलेगा पूरे का पूरा वो मड का मिलेगा। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस आता है। तो सीक्वेंस में अगर आप फॉलो करेंगे तो सबसे पहले 3 नंबर आएगा, यानी कि ये 3 के बाद 4, 4 के बाद 1 और 1 के बाद 2। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है? तो डी ऑप्शन दिया हुआ है। तो सही आंसर बेटा हमारा क्या होगा? डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाए। अगला क्वेश्चन क्या है? एनर्जी। ये एनर्जी नहीं है यहाँ पर, ये ऊर्ज है। ये ऊर्ज है, तो ये ट्रांसलेट करते समय उसको ऊर्ज समझ में नहीं आता गूगल को कि क्या है। ऊर्ज इज द डीप सी इज फॉर्म बाय द डिपोजिशन। तो ऊर्ज का जो निर्माण है वो किससे होता है? तो ऊर्ज हम पढ़ चुके हैं कि जो हमने पेलेजिक पढ़ाया है आपको। तो जो पेलेजिक मटेरियल पढ़ रहे हैं तो 2 तरीके से डिवाइड किया, एक पेलेजिक और एक नरेटिक। तो 2 तरीके से हम डिवाइड करते हैं, और ये दोनों क्या है? जैविक है।
ये दोनों क्या है, जैविक निक्षेप है। तो जैविक में नरेटिक आता है, प्लेजिक आता है। प्लेजिक के अंदर ही आपको क्या मिलते हैं, ऊज मिलते हैं। कुछ ऊज है जो आपका सिलिका या कैल्शियम प्रधान है, कुछ कैसे हैं जिनमें कैल्शियम की प्रधानता मिलती है, कुछ ऐसे हैं जिनमें क्या है, सिलिका की प्रधानता मिलती है। यानी कि ये चूना लिख सकते हैं, कुछ में चूने की प्रधानता मिलती है, कुछ में सिलिका की प्रधानता मिलती है। कैल्शियम प्रधानता के अंदर जो मिलते हैं वो आपका एक तो टेरापोड मिलता है और दूसरा ग्लोबिजेरिना मिलता है। सिलिका के अंदर मिलते हैं एक तो डाइटम्स मिलते हैं और दूसरा जो मिलता है डाइटम्स के बाद आपको जो मिलता है वो रेडियोलेरियन मिलता है। तो इस तरीके से आपको पूरा याद रखना है। तो जो सिंपल क्वेश्चन क्या पूछा गया, ऊज आ गया है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये क्या होगा, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा, यानी कि एक जैविक निक्षेप होगा। तो अपने आप ही आपका आंसर आ जाएगा कि ये जैविक होगा या अजैविक होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, वेयर आर द प्लेजिक डिपोजिट फाउंड। तो प्लेजिक पदार्थ जमाव कहाँ होते हैं। तो प्लेजिक में बता चुका था कि ये भी आपको डीप सी के अंदर मिलता है। तो प्लेजिक जो पदार्थ होता है ये कहाँ मिलेगा, ये भी आपको डीप सी के अंदर मिलेगा। इसको अखाद्य के नाम से ही जाना जाता है। और ये क्वेश्चन कर चुके थे कि ये विभिन्न प्रकार के शैवालों के अवशेष से बनता है। जो प्लेजिक मटेरियल बनता है वो विभिन्न प्रकार के अवसादों के या शैवालों के अवशेष से बनता है। और ये कीचड़ के फॉर्म में अधिकतम गहराई के अंदर, गहरे पानी के अंदर तैरते हुए जीवों के एक तरीके के कठोर के भाग होते हैं, जिसमें एक कैल्शियम युक्त होता है और एक सिलिका युक्त होता है। जब कैल्शियम यानी कि चूना प्रधानता की बात करते हैं तो इसमें आपका एक तो टेरापोड आता है, टेरापोड आता है, और दूसरा आपका जो आता है पीजी यानी कि ग्लोबिजेरिनो आता है। और इसके अंदर जो आता है उसमें आपका डाइटम आते हैं और दूसरा आपका रेडियोलेरियम आता है। ये जितना रिपीट करोगे उतना जल्दी आपको और उतना आसानी से याद हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द डेटम लाइन। तो डेटम लाइन क्या है, जल्दी आंसर बताएं इसका। डेटम लाइन क्या होती है, ठीक है ना। तो ये जो मीन सी लेवल मापने के लिए यूज किया जाता है वो डेटम लाइन का यूज किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डेटम लाइन का। द मटेरियल दैट एक्युमुलेट्स इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन इज कॉल्ड। तो महासागरों के अत्यधिक गहरे भागों में जमा होने वाले पदार्थों को क्या बोलते हैं, मड, बजरी, रेत, या ये ऊज कर लेना, ऊज। तो मड, ऊज। तो यहाँ पर सबसे जो डीपेस्ट में मिलेंगे आपको वो क्या मिलेंगे, ऊज पदार्थ, यानी कि जो प्लेजिक मटेरियल है वो सबसे ज्यादा डीपेस्ट में मिलेगा। तो सही आंसर क्या कर लेंगे हम, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द जैव जनित यानी कि बायोजेनिक मेरीन सेडिमेंट। तो जैव जनित में क्या होते हैं, तो जैव जनित में ये फिर से कट गया है तो ये ऊज आएगा। तो ऊज कैसे होते हैं, जैविक है, ये सब अजैविक है। तो बी आंसर कर लेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज द प्रोड्यूसर इज द मेराइन एकोलॉजी। तो मेराइन एकोलॉजी का जो मेन प्रोड्यूसर है वो किसको माना जाता है, तो इसमें पाए जाने वाले जो पादप हैं यानी कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं उनको क्या बोला जाता है। ऐसा ही फाइटोप्लैंक्टन्स आपका एक सरगासो सागर के अंदर मिलता है जिसको सार्गेसम के नाम से जाने जाते हैं। वहां पर कुछ वेजिटेशंस मिलते हैं। ये समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन्स याद रखना, जब भी फाइटोप्लैंक्टन्स आएगा वो आपका वनस्पति जगत से जुड़ा होगा, जू प्लैंक्टन आपका एनिमल किंगडम से जुड़ा होता है। प्राय सभी सागरों में, ऑलमोस्ट ऑल ओशियंस, तटवर्ती भागों में लाल मृतिका, ये कहीं ना कहीं कटा हुआ है क्वेश्चन, थोड़ा बहुत यहाँ से इसका क्वेश्चन कट गया है। तो यहाँ पर देखें सभी महासागरों में मतलब क्या पाया जा रहा है, तो रेड जो हमने बताया था क्ले, तो ये रेड क्ले जो है वो लगभग सारे महासागरों में मिल जाती है, डीप सी के अंदर मिल जाती है। अगला, वेयर इज द प्लैंक्टन्स डेवलप्ड इन द अबंडेंस। तो पलवक जो है वो बहुताया कहां पर विकसित होते हैं। तो पलवक जो है यानी कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह हैं, तो फाइटोप्लैंक्टन्स कहां पर डेवलप होंगे, इक्वाटोरियल रीजन्स में ज्यादा नहीं होते हैं। लो लैटिट्यूड्स में टेम्परेचर ज्यादा होता है, मिड लैटिट्यूड से एक नॉर्मल टेम्परेचर वाला एरिया होता है, तो ये सी वाला बेल्ट आपका सही आ जाएगा। तो मिड लैटिट्यूड्स में सबसे ज्यादा प्लैंक्टन्स मिलते हैं या फाइटोप्लैंक्टन। नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी तट पर पाए जाने वाले फाइटोप्लैंक्टन्स के कारण ही आपका जो ऊपर
ठंडी की खाड़ी के ऊपर जो हम पढ़ते हैं वर्ल्ड का ग्रांड बैंक वाला एरिया, मुझे याद नहीं आ रहा था, ग्रांड बैंक का जो एरिया है वो विश्व में मछली उत्पादन का सबसे बड़ा बेल्ट माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या, वेयर इज द हाईएस्ट सैलिनिटी। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके महासागरीय निक्षेप से जुड़े हुए, तो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं था, बहुत छोटा सा चैप्टर जिसमें महासागरीय निक्षेप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब थोड़े से क्वेश्चन आपके उस दिन मैंने जो सैलिनिटी की क्लास कराई थी उसके बचे हुए क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चंस को और देख लेते हैं। वेयर इज हाईएस्ट सैलिनिटी फाउंड, तो सर्वाधिक जो लवणता है वो कहाँ पाई जाती है। तो लवणता का संबंध यानी कि दो चीजों से याद रखना, कहीं पर भी लवणता की जो अधिकता है और यहाँ पर जो लवणता की कमी है, तो इनके पीछे का मेन कारण है जलवाष्प की। जैसे मैं एक सिंपल फैक्टर बताऊं कि ये आपके पास एक कटोरा है या आपके घर में कोई बर्तन है और इसके अंदर बेटा हमने कुछ पानी भरा हुआ है और पानी के साथ साथ इसके अंदर हमने कुछ साल्ट मिलाया हुआ है, नमक मिलाया हुआ है और इसके नीचे हमने गैस चालू किया हुआ है। तो गैस चालू करेंगे तो यहाँ पर जो पानी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जल वाष्प में कन्वर्ट होगा। तो जब पानी यहाँ से भाप बनकर ऊपर उड़ेगा तो इसका वाटर लेवल क्या हो जाएगा, यहाँ से नीचे आ जाएगा। तो वाटर लेवल इसका जब नीचे आएगा तो इसमें पानी कम होगा लेकिन सॉल्ट की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसकी जब जलवाष्प होता, पानी को जितना ज्यादा, जैसे आपने सब्जी बनाई कोई ग्रेवी वाली और आपने उसको बहुत ज्यादा बॉईल कर दिया, तो बॉईल करने के कारण उसमें से पानी सूखता जाएगा और उसमें नमक की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि सॉल्ट के पार्टिकल बहुत ज्यादा वाष्पीकृत नहीं होते, थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है। लेकिन अगर ये पानी है तो इसके अंदर अगर हम कोई पानी ऐड करते, जैसे मान लो वर्षा हो जाए, तो जब इसमें वर्षा होगी तो इसमें क्या होगा, पानी ऐड होगा, तो इसका वाटर लेवल क्या हो जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाए। तो ये वाटर नीचे गया था, ये ऊपर चला गया, तो इसमें मतलब जो भी नमक था, जैसे मान लो कि यहाँ पर पहले जो नमक था वो आपका 1 लीटर वाटर था और उस 1 लीटर वाटर के अंदर आपका 100 ग्राम नमक था। अब जो वाटर है वो आपका मान लो 800 ग्राम रह गया है, 800 ml रह गया है और उसमें 100 ग्राम क्या है, सॉल्ट है। तो कम पानी में ज्यादा नमक है, तो ये सैलिनिटी को बढ़ा हुआ दिखाएगा। यहाँ पर क्या था कि 1 लीटर पानी था उसमें 100 ग्राम लवण है, लेकिन यहाँ पर जो हो गया वो 1 लीटर या 1.5 लीटर पानी हो गया और उसमें भी कितना है, 100 ग्राम है। तो ये 1 लीटर में 100 ग्राम नमक ज्यादा दिखेगा या इसमें ज्यादा, तो इसमें ज्यादा दिखेगा, इसमें कम दिखेगा। तो जब भी हम लवणता की अधिकता हो रही है तो समझ लेना वहां पर वाष्पीकरण हो रहा है, और जब भी लवणता की कमी हो रही तो वहां पर याद रखना वर्षा या किसी नदी के द्वारा यानी कि जल को ऐड किया जा रहा है। तो जब भी पानी को ऐड करोगे तो लवणता की मात्रा में कमी हो जाएगी, और अगर पानी को वहां से बॉईल करके निकालोगे या किसी भी माध्यम से आप कम करोगे तो वहां पर लवणता की मात्रा कम हो जाएगी। तो वेयर इज द हाईएस्ट सैलिनिटी फाउंड, तो सबसे ज्यादा लवणता आपको कहां मिलेगी, तो कर्क रेखा और मकर रेखा। देखो पूरी पृथ्वी पर अगर हम देखें तो 0 डिग्री वाला जो बेल्ट है, 0 डिग्री का जो बेल्ट हम पढ़ते हैं विषुवत रेखा, यहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है, तो यहाँ पर वाष्पीकरण क्या होगा, तो यहाँ पर वाष्पीकरण जो है वो काफी ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर वर्षा की मात्रा भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो वाष्पीकरण भी ज्यादा हो रहा है और वर्षा की मात्रा भी ज्यादा, तो बैलेंस सा बना रहता है। लेकिन कर्क रेखा वाले बेल्ट में अगर आप जाएंगे, अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले बेल्ट में बेटा देखते हैं यहाँ पर, तो कैंसर लाइन में और कैप्रिकॉर्न लाइन में अगर हम जाते हैं, अगर आप कैंसर और कैप्रिकॉर्न में जाते हैं तो इन दोनों जगहों पर ही क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर होगा तो वाष्पीकरण यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहाँ पर वर्षा क्या हो रही है, कम हो रही है। तो वाष्पीकरण ज्यादा है और वर्षा की मात्रा कम है, तो वाष्पीकरण ज्यादा वर्षा कम है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर लवणता की मात्रा में वृद्धि होगी। तो 15 से 25 डिग्री के बीच में आपको क्या ये स्थिति देखने को मिल जाती है, यानी कि अक्षांश की बात हो रही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा कथन सही है, वाष्पीकरण वृद्धि के साथ लवणता घटती है। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि जितना ज्यादा वाष्पीकरण जितना ज्यादा होगा लवणता उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो वाष्पीकरण बढ़ेगा तो लवणता भी बढ़ेगी, तो जितना ज्यादा वाष्पीकरण होगा लवणता भी उतनी ज्यादा बढ़ती हुई चली जाएगी। तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही है। वर्षण और लवणता विलोम होते हैं, यानी कि ये कह रहा है कि लवणता में जो आपका वाष्पीकरण है, तो वाष्पीकरण और लवणता में उल्टा संबंध है, यानी कि वाष्पीकरण बढ़ेगा
तो लवणता कम हो जाएगी, वाष्पीकरण कम होगा तो लवणता कम हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, ऐसा नहीं है। तो इनके बीच में हमेशा क्या होता है, सीधा संबंध दिखाई दे रहा है। वायुमंडलीय दाब व लवणता में विलोम संबंध होता है। देयर इज द इनवर्स रिलेशन बिटवीन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड सैलिनिटी। ठीक है, सैलिनिटी कहां पर ज्यादा होगी, जहां पर तापमान ज्यादा होगा। तो तापमान ज्यादा होगा, हाई टेम्परेचर होगा, तो वहां पर सैलिनिटी यानी कि वहां पर वाष्पीकरण क्या होगा, तो वहां पर वाष्पीकरण ज्यादा होगा, तो वहां पर लवणता क्या हो जाएगी, तो लवणता भी वहां पर ज्यादा होगी। अब वायुमंडलीय दाब की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर हाई होगा तो लो प्रेशर बनेगा, तो तापमान बढ़ेगा तो लवणता कम होगी। तो तापमान के बढ़ने से, अगर तापमान बढ़ेगा तो तापमान के बढ़ने से क्या हो रहा है, तापमान के बढ़ने से जो हमारा प्रेशर है, जो दाब है, वो कम हो रहा है। तो दाब में क्या हो रही है, कमी होती है। और वहीं पर अगर आप देखेंगे तापमान का फर्क पड़ता है किससे, वाष्पीकरण से। तो तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण कम होगा, तो वाष्पीकरण कम होगा तो हमारी लवणता क्या हो जाएगी, लवणता भी बढ़ जाएगी। तो दाब और लवणता में इनवर्स रिलेशन है, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो सकता है। महासागरों में नदियों द्वारा जल के मिश्रण से लवणता बढ़ती है, तो जल के मिश्रण से लवणता बढ़ती नहीं है बल्कि कम होती है। तो अब ए और सी में कंफ्यूजन हो रहा है कि ए और सी में आंसर क्या हो सकता है। देखो इसमें कुछ कंफ्यूजन्स हुई हैं, एक क्वेश्चन को एक बार दोबारा से समझते हैं, मुझे इसमें कुछ कंफ्यूजन्स लग रही हैं। एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि ये दो दो आंसर तो नहीं आएंगे। पहला दिया है कि वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ लवणता घटती है, तो वाष्पीकरण बढ़ेगा तो लवणता घटेगी नहीं बल्कि लवणता में वृद्धि होगी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो वाष्पीकरण अगर ज्यादा होगा, अगर वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो लवणता भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो वाष्पीकरण के बढ़ने से लवणता ज्यादा होती है, यानी कि दोनों के अंदर एक सीधा संबंध होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। दूसरा दिया वर्षण, मैंने वहां पर वाष्पीकरण पढ़ लिया था, ये वर्षण दिया हुआ है। वर्षण और लवणता में विलोम संबंध होता है, यानी कि वर्षा किसी स्थान पर बढ़ेगी तो यानी कि जल प्लस होगा, तो जल एडिशन होगा, तो जल ऐड होगा तो वहां पर क्या होगा, तो जल के ऐड होने से, तो पानी के प्लस होने से क्या हो जाएगा, वहां पर जो लवणता है वो लवणता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि रेन बढ़ती है तो सैलिनिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये स्टेटमेंट हमारा सही है, तो आंसर भी हमारा बी बॉम्बे ही निकलना चाहिए। वायुमंडलीय दाब लवणता में विलोम संबंध होता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत होगा, और ये तो पहले गलत कर ही चुके थे, तो बी आंसर हमारा बिल्कुल सही आएगा। अगला दिया महासागरीय जल में सर्वाधिक लवणता की मात्रा किस कटिबंध में पाई जाती है, तो ये भूमध्य रेखी, तो भूमध्य रेखी, अयनवर्ती, तो ये ट्रॉपिकल्स में, मैं पहले भी बता चुका था ट्रॉपिकल्स कौन से होते हैं, तो जो कर्क रेखा और मकर रेखा का जो क्षेत्र है वो ट्रॉपिकल्स में आता है। तो इन ट्रॉपिकल्स जोन के अंदर वर्षा कम होती है, तापमान ज्यादा होता है, यानी कि वाष्पीकरण ज्यादा होता है, तो इस कारण से लवणता ज्यादा होगी। अगला क्वेश्चन क्या उसको देखते हैं। सैलिनिटी इन ओशियन वाटर विल बी हायर, तो कहां पर सैलिनिटी ज्यादा पाई जाती है, तो सैलिनिटी कहां पाई जाएगी, जहां पर वर्षण वाष्पीकरण से अधिक हो, यानी कि प्रेसिपिटेशन वहां पर वाष्पीकरण से ज्यादा हो, यानी कि वर्षा वहां पर ज्यादा हो रही हो, और वहां पर जो वाष्पीकरण है तो वाष्पीकरण वहां पर कम हो रहा हो। तो अगर किसी स्थान पर वर्षा ज्यादा हो रही है, वाष्पीकरण कम हो रहा है, तो स्वाभाविक है वहां की जो लवणता है वो लवणता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लवणता बढ़ेगी नहीं, या स्थिर रहेगी ये कह सकते हैं, या फिर कम हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या पूछा, लवणता कहां अधिक होती है, तो यहां पर तो क्या हो रहा, वर्षा ज्यादा है, वाष्पीकरण करने में, तो लवणता कम हो रही, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। वाष्पीकरण वर्षा से ज्यादा हो, यानी कि अगर वर्षा कम हो रही है और हमारा वाष्पीकरण जो है, वाष्पीकरण ये ज्यादा हो रहा है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, लवणता बढ़ जाएगी। तो ये डायरेक्ट संबंध होता है वाष्पीकरण और लवणता में, और रेन और सैलिनिटी के अंदर उल्टा संबंध होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। अगला देखें, वर्षण वाष्पीकरण बराबर हो, तो इससे तो नहीं होगा, समुद्री सतह में प्रवाह, इससे नहीं।
तो बी आंसर कर लेंगे तो इसका सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी बॉम्बे इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द वार्मेस्ट सी। तो सबसे गर्म सागर कौन सा है, तो लाल सागर सबसे गर्म सागर माना जाता है। तो आप ए आंसर कर लेंगे। तो लाल सागर क्या सबसे गर्म सागर, ये फैक्चुअल डाटा याद रख लेंगे। तो सर्वाधिक तापमान गिरे हुए उष्णकटिबंधीय सागरों में होता है, जैसे लाल सागर में जल का अधिकतम तापमान 58 डिग्री है, ग्रीष्म काल में आपका 29 डिग्री के लगभग रहता है। महासागरों में सर्वाधिक ऊंचे तापमान रहते हैं, तो किन महासागरों में टेम्परेचर क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, तो वो आपका इंडियन ओशियन में यहां पर मिल जाएगा। ओके, तो सागर के हिसाब से इंडियन ओशियन, क्योंकि ये पूरे का पूरा ट्रॉपिकल जोन में आता है। किस में आता है, ट्रॉपिकल्स में आता है, ठीक है ना। तो प्रशांत महासागर की सतह का तापमान 66 डिग्री यानी कि 19 डिग्री है, और हिंद महासागर का तापमान आपका 17 डिग्री है। अटलांटिक महासागर का 16 डिग्री दिया। हिंद महासागर के सीमांत बंद सागर जैसे लाल सागर का तापमान आपका 94 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पाया जाता है। यदि महासागरों के औसत तापमान को लिया जाए तो उत्तर बी होगा, यदि सर्वाधिक तापमान के संदर्भ में पूछा जाए तो उत्तर सी होगा। यानी कि इसमें एक कंफ्यूजन है, तो इसमें पैसिफिक ओशियन भी आंसर आ सकता है। तो ये आयोग का एक कंफ्यूज्ड क्वेश्चन था कि पैसिफिक ओशियन में, वैसे अगर हम रेड सी को ऐड करते हैं तो उस हिसाब से हमारा इंडियन ओशियन सही होता है, और ओवरऑल में अगर हम देखें तो पैसिफिक है। तो ये थोड़ा सा डाउट वाला क्वेश्चन है, दोनों आंसर हमारे हो सकते हैं क्योंकि डिस्क्रिप्शन में यही चीजें हमने बताई हैं आपको। अगला क्या दिया है, जल के घनत्व के अंतर के कारण भी धाराएं गतिमान हो सकती हैं। तो जल की डेंसिटी के कारण धाराओं में क्यों अंतर आता है, तो जब हम किसी समुद्री भाग की बात करते हैं तो समुद्री भाग के अंदर क्या होता है कि अगर मान लो कि ये सेंटर वाला भाग, तो यहां पर अगर मान लो कि सैलिनिटी बढ़ती है, तो यहां पर क्या है, मान लो सैलिनिटी ज्यादा है, तो सैलिनिटी ज्यादा होगी तो इसका घनत्व भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब ये सलाइन वाटर क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा। तो इसलिए जब नीचे की ओर आ जाएगा तो सलाइन वाटर नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, फ्रेश वाटर। इसलिए अगर हम वर्टिकल में देखेंगे तो वर्टिकल में ये देखा जाता है कि गहरे सागरों में लवणता क्या होती, ज्यादा हो जाती, ऊपर लवणता कम हो जाती है, क्योंकि हाई सलाइन वाटर, हाई डेंस वाटर क्या होगा, नीचे बैठेगा, और फिर नीचे के वाटर को, जो नीचे का ठंडा पानी होगा, इसको ऊपर की ओर धकेलेगा। इसको क्या कहा जाता है, अपवेलिंग के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर क्या होती बेटा, दोनों तरफ अपवेलिंग हो रही है, और ये अपवेलिंग इस तरफ हो रही है। अब यहां पर क्या होगा, जब ये पानी यहां पर पहुंचेगा तो यहां पर जो वाटर लेवल है वो ज्यादा होगा, और इस साइड जो वाटर लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके का समुद्र में एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो इधर वाटर लेवल क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर पानी ऊपर की ओर अपवेलिंग दिखा रहा है। अब यहां पर क्या होगा कि दूसरी चीज क्या, अब पानी इस वाटर, अब ऐसा तो है नहीं कि समुद्र में ऐसा बना रहेगा कि समुद्र में एक तरफ पानी ऊंचा और एक तरफ गड्ढा, पानी में तो लेवल रहेगा। तो ये जो पानी है ये इस तरफ जाएगा और इधर से पानी फिर इस तरफ आएगा। तो यहां पर दोनों तरफ से पानी आने जाने के कारण हमें वाटर लेवल कैसा दिखाई देता है, एक जैसा। तो यहां पर पानी के अंदर इस तरीके का एक वर्टिकल मोशन क्रिएट हो जाता है। तो ये जो वर्टिकल मोशन क्रिएट होता है तो इसको क्या बोला जाता है, तो इसको आपको थर्मोक्लाइन करंट के नाम से पढ़ा जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, थर्मोक्लाइन करंट के नाम से पढ़ा जाता है। क्या बोलते हैं इनको, थर्मोक्लाइन सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब जल नीचे बैठता है और ये जल एकत्रित जल दबाव प्रवणता के कारण भिन्नता लाता है, पानी के घनत्व के अंतर महासागरीय जल धाराओं के अर्ध ज्वार गति को प्रभावित करता है, इसे थर्मोक्लाइन धारा कहते हैं। तो ऐसी धाराओं को क्या बोला जाता है, थर्मोक्लाइंस के नाम से जाना जाता है। अगला, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज नो इफेक्ट ऑन द अमाउंट ऑफ द सैलिनिटी ऑन द वाटर। तो किसका समुद्री जल की लवणता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो वर्षा का प्रभाव तो हम जानते हैं कि पड़ता है, रेन ज्यादा होगा तो वर्षा की मात्रा में जब वृद्धि होगी तो उसमें क्या होगा, जल में अतिरिक्त जल आएगा, तो जल क्या हो जाएगा, अतिरिक्त हो जाएगा। तो जब अतिरिक्त जल आएगा तो अतिरिक्त जल आने से क्या हो जाएगा, जो आपकी सैलिनिटी है वो बेटा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब इसका इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है ना। उसके अलावा महासागरीय धाराएं, तो महासागरीय धाराएं भी आपकी कैसी होती है, ठंडी और गर्म। तो ठंडे और गर्म जल धारा के कारण भी कहीं ना कहीं सैलिनिटी पर इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये महासागर के टेम्परेचर को इंपैक्ट करेंगे। और नदियों के मुहाने, तो जहां पर भी नदियों के मुहाने होते हैं वहां पर फ्रेश वाटर ऐड होता है, और फ्रेश वाटर के कारण क्या होता है, जो सैलिनिटी है
वहां पर क्या आता है, कमी आ जाती है। लेकिन वेजिटेशंस का यहाँ पर कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो आप यहाँ पर डी आंसर लगा सकते हैं। तो यानी मतलब ऐसा नहीं कि सैलिनिटी का इम्पैक्ट नहीं पड़ता, सैलिनिटी इन्हीं वेजिटेशंस की डेथ होने के कारण सैलिनिटी पर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन मेन इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इसके जगह अगर आप किसी जंतु की बात करते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमें मिलता है, क्योंकि इनकी बोन्स में क्या होता है, कैल्शियम वगैरह हमें मिल जाता है। तो इसलिए डी आंसर यहां पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंडिकेट द हायर सैलिनिटी। तो ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट पर सैलिनिटी ज्यादा क्यों है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न कोस्ट है, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट है। तो यहाँ पर सैलिनिटी ज्यादा होने का कारण क्या है? समुद्री जल धाराएं, वायु की दिशा, शुष्क मौसम की स्थिति। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस साइड जो है यहाँ पर कुछ धाराएं चलती हैं, ठंडी धारा। तो यहाँ पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी धारा है, और ठंडी धारा के कारण यहाँ पर क्या होता है कि जो तापमान है वो कम हो जाएगा, यानी कि एक प्रति चक्रवात की हवाएं ऊपर से नीचे आएंगी और एक प्रति चक्रवात की स्थिति क्रिएट करेंगे। अब प्रति चक्रवात होगा तो मौसम कैसा रहेगा? शुष्क रहेगा, यानी कि डेजर्ट बनने का कारण भी इधर है। तो यहाँ पर क्या होता है, वर्षा नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ठंडे जल में, तो जहां पर भी सागरी धाराएं पहुंचती हैं, ठंडा पानी करती है, तो वहां पर वर्षा नहीं होती। तो वर्षा ना होने के कारण वहां पर सैलिनिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। और जहां पर चक्रवाती यानी कि ऑस्ट्रेलिया के इस साइड में जाएंगे तो यहाँ पर गर्म जल धारा, तो यहाँ पर हवाएं नीचे से ऊपर उठेंगी, तो यहाँ पर वर्षा होगी। तो यहाँ की सैलिनिटी क्या हो जाएगी, कम, और यहाँ की सैलिनिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्या पूछा, अधिकतम लवणता का कारण क्या है? तो ये शुष्क मौसम की स्थिति आप लगा सकते हैं। और शुष्क मौसम होने का कारण क्या है, वो वह बगल में चलने वाली ठंडी जलधारा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, लवणता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सैलिनिटी इज नॉट करेक्ट। लवणता सीधे वर्षण से संबंधित है, तो हम जानते हैं कि ये सीधे संबंधित नहीं होता। अगर रेनफॉल ज्यादा है तो रेनफॉल ज्यादा होने से सैलिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा। कौन सा सही नहीं है? तो मुझे लग रहा है पहला ही गलत है। वर्षण की दर और लवणता के बीच संबंध सीधा होता है, वर्षा की दर और लवणता के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है। नदी के मुहानों के समीप निम्न लवणता पाई जाती है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। उष्ण कटिबंध में लवणता अधिकतम होती है और ध्रुव और भूमध्य रेखा पर कम हो जाती है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि वर्षण की दर, लवणता सीधे वर्षण से संबंधित है, तो वर्षा ज्यादा होगी। दोबारा से समझ लेते कि अगर वर्षा ज्यादा होगी तो पानी ऐड होगा, तो वहां पर लवणता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है वर्षा ज्यादा है, लवणता कम हो रही, तो ये एक इनवर्स रिलेशन को दिखाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। वर्षण की दर तथा लवणता के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि रेट पड़ी हुई है, तो वर्षण की दर को लेकर आप कुछ, शायद इसमें कुछ होगा लोचा थोड़ा बहुत, तो उसी के हिसाब से। लेकिन ए वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, तो आप ए और बी में से ए सिलेक्ट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है बस, इसमें एक दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्या आता है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या आंसर किया था, ए ही किया था। इसका डिस्क्रिप्शन एक बार पढ़ लेते हैं क्या करा। वाष्पीकरण अधिक होने से महासागरों के जल में खारापन बढ़ जाता है, क्योंकि वाष्पीकरण से समुद्रों का, एक मिनट में गलत तो नहीं पढ़ रहा, वर्षण की दर लवणता से, लवणता सीधा वर्षण से संबंधित है। यहाँ पर, यहाँ तो टाइपिंग में कुछ हुआ, यहाँ पर वाष्पीकरण होना चाहिए था। ठीक है ना, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है, उड़ जाता है, जिससे शेष जल लवणों की मात्रा अधिक रहती है। जिन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा अधिक होती है वहां पर लवणता कम हो जाती है। तो जिन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा अधिक होगी वहां पर लवणता कम हो जाएगी। तो ये गर्म तथा शुष्क हवाओं के कारण वाष्पीकरण अधिक होता है, अतः गर्म शुष्क हवाएं सागरों में खारापन अधिक पाया जाता है, नदियों के मुहाने में। तो वो एक ऑप्शन गड़बड़ी लग रहा है मुझे वहां पर। भूमध्य क्षेत्रों में महासागरीय लवणता कम होती है, तो देखें जरा, तो भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में द ओशनिक सैलिनिटी ऑफ इक्वाटोरियल रीजन, तो यहाँ पर इक्वाटोरियल रीजन में सैलिनिटी कम क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा ज्यादा होती है। तो वर्षा ज्यादा होगी तो आपकी जो लवणता है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये पहला गड़बड़ लग रहा है। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में लवणता कम होती है, तो वर्षा
ज्यादा होती इक्वाटोरियल में, तो वर्षा ज्यादा होने के कारण लवणता वहां पर क्या हो जाएगी, सॉरी कम होगी। तो लवणता कम होती है तो ये सही है, वर्षा ज्यादा होगी तो लवणता कम होगी, तो ये सही है। भूमध्य सागरों की क्षेत्र की विशेषता भारी वर्षा, मेघाच्छादन और आर्द्रता है, तो दोनों सही है। तो ए आंसर। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में वर्षा ज्यादा होती है तो लवणता वहां पर कम हो जाएगी, जिसका प्रमुख कारण है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में होने वाली अधिक वर्षा। तो अधिक वर्षा होने के कारण ये इंपैक्ट आपको दिखाई देता है। 2-3 क्वेश्चन बस और हैं, थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर अफेक्ट ओशनिक टेम्परेचर। तो कौन सा महासागरीय तापमान को प्रभावित करता है। अक्षांश, जल कौन सा प्रभावित करता है, जल और स्थल के वितरण, प्रचलित पवने, महासागरीय या उपरोक्त सभी। तो ये मुझे लग रहा है कि सभी चीजें यहां पर सही आ जाएंगी क्योंकि सारी ही चीजें इसको इंपैक्ट करती हैं, तो डी आंसर कर लेना आप लोग। अगला है द टर्म ऑफ ब्लैकिश वाटर। तो लवण जल शब्द संबंधित है अरब सागर, बाल्टिक सागर, चीन सागर या सारगासो। तो ये सारगासो सागर जो है ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के अंदर आपको सारगासो सागर मिल जाएगा। और ये सारगासो सागर विश्व का एकमात्र ऐसा सागर है जिसकी कोई भी तटीय सीमा नहीं है, क्योंकि इसके तरफ एक धारा चलती है जिसको कहते हैं गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम की धारा इसके पश्चिम में चलती है जो नॉर्थ अमेरिका से इसको अलग कर देती है। इस तरफ एक धारा चलती है जिसको कहते हैं कनारी की धारा, और कनारी की धारा इसको अफ्रीका से अलग कर देती है। तो इस कारण ये विश्व का एकमात्र सागर है जिसकी कोई भी तटीय सीमा नहीं है, विश्व का सबसे शांत सागर है। और ये कहाँ मिलेगा बेटा आपको, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, जो कैरिबियन सी आपने पढ़ा होगा। तो कैरिबियन सागर के नॉर्थ में आपको ये मिल जाएगा सारगासो सी। लवण जल शब्द का संबंध सारगासो सागर से। सारगासो सागर में जल में अटलांटिक महासागर की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। इसका प्रमुख कारण उच्च तापमान एवं अत्यधिक वाष्पीकरण है। सारगासो सागर जल का शेष जल मिश्रित ना हो पाना भी लवणता को बढ़ा देता है, क्योंकि इसमें अलग से वाटर एडिशन हो ही नहीं रहा, मतलब इसमें कोई मूवमेंट ही नहीं है। चीन सागर, बाल्टिक सागर, अरब सागर कम लवणीय सागर के अंतर्गत आते हैं, बाकी की लवणता लिखी हुई है। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज ऑफ द सी वाटर इज टेकन द स्टैंडर्ड ऑफ द स्पेंट नॉर्मल ओशनिक सैलिनिटी। तो ये आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो जब भी हम किसी भी मात्रा को सामान्यतः प्रदर्शित करने के लिए क्या करते हैं, तो आपने कई बार ये साइन देखा होगा, तो इसको परसेंटेज यानी कि प्रतिशत का साइन करते हैं। इसके लिए एक साइन आपको इस तरीके से मिलेगा, इसको हम बोलते हैं प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। इसको बोला जाता है भाग प्रति हजार, यानी कि इसको कहा जाता है पार्ट्स पर थाउजेंड। यानी कि कोई भी अगर हम इस ग्लास की अगर हम सैलिनिटी निकालेंगे तो इसको हम 1000 मानेंगे, तो 1000 पार्ट्स इसको मान लेंगे, तो 1000 में सैलिनिटी के पार्ट्स कितने हैं, तो इसको इसलिए इसको कहा जाता है पार्ट्स पर 1000। ठीक है ना। तो प्रति ग्राम में, प्रति 1000 ग्राम में या प्रति 1000 ग्राम में कितने लवण पाए जा रहे हैं, तो वो सैलिनिटी को मेजर करने का एक तरीका होता है। तो ये था आज की क्लास का ओशनोलॉजी का लास्ट टॉपिक। जो भी बचा हुआ मिसलेनियस था वो मैंने इस टॉपिक के अंदर डाल दिया है। अगली क्लास के अंदर जो हम कंटिन्यू करेंगे वो आपका 4th पार्ट होगा। तो यूनिट जो फर्स्ट है बेटा आपकी, तो आपकी जो यूनिट फर्स्ट है एमपी टेट को लेकर जो हम तैयारी यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसमें आपकी जो यूनिट फर्स्ट है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। पहला आपका स्थल वाला भाग आएगा, दूसरा आपका जलमंडल वाला भाग हमने पढ़ा, तीसरा आपका समुद्र का भाग हमने कवर कर लिया, चौथा आपका जैव मंडल का पार्ट आएगा। तो ये 3 पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा पार्ट हम कल से स्टार्ट करेंगे और 5-7 क्लास के अंदर आपका ये पूरा हो जाएगा, तो यूनिट फर्स्ट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो जो मेन टाइम लगता है, जो बड़ा सिलेबस है, वो यूनिट फर्स्ट का है। बाकी के सिलेबस आपके बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि बाकी की यूनिट सब छोटी छोटी यूनिट होती है। बस एक इंडियन ज्योग्राफी वाली यूनिट में टाइम लगेगा, बाकी किसी में भी टाइम आपको नहीं लगेगा। तो बहुत जल्द हम दिसंबर लास्ट तक कोशिश करेंगे कि ये चीजें हम कंप्लीट कर लें। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई क्लास में नए चैप्टर नई यूनिट के साथ।